नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति विषय बहुत गंभीर है। आमतौर पर आम आदमी समझ नहीं पाता है। सस्ती भाषा, सस्ती हरकतें ही लोग पसंद करते हैं लिखने वालों को, और यूट्यूब वगैरह जो भी ये फेसबुक वगैरह है, इस पे जो उद्देश्यहीन तात्कालिक आनंद देने वाली चीज़ों को पसंद किया जाता है। लेकिन मैं एक ऐसा गंभीर टॉपिक पे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं पीछे भी उस पर कुछ मैंने बोला भी था कि रोशन लाल अग्रवाल जी बहुत बड़े समाज सेवी अर्थशास्त्री हैं। उनकी जो विचारधारा है मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ, और उन्हीं को सोच करके मैं कुछ उनकी विचारधारा को अपने शब्दों में और उनके शब्दों को समावेश करके बताने का प्रयास करूँगा, और ये कोशिश करूँगा बताने की कि हमारे, क्या दुनिया की बात करूं तो मैं खासतौर से भारत की करूं, चाहे ज्ञानवान रहे हों, आधुनिक युग आगे करके भौतिक युग हो, या सनातन का धार्मिक युग हो, ये हमको मनुष्य के उस इच्छा को, जिसमें स्वार्थ कह लीजिए कि वो अधिकाधिक सुख चाहता है, आराम चाहता है और आसानी चाहता है, उस भाव के लिए ये तीनों व्यवस्थाएं अब तक फेल हैं। ना तो हमें सुख अध्यात्म दे सका, ना हमें भौतिक दे सका, ना ये ज्ञान का लोग जो जैसे भक्ति कहते हैं या ज्ञान कह लीजिए, जो नई नई बात करते हैं, आदर्श झाड़ते हैं, वो भी मनुष्य को सुख ना दे सके, सरल ना कर सके, शांति ना दे सके। तो हमें इस समय पूर्ण अवलोकन करना चाहिए कि भाई ऐसी व्यवस्था जिसको हम ढोते आ रहे हैं, उनसे तो वो अच्छी थी जैसे भारतवर्ष के प्रांत में इंडस वैली में जो सभ्यता खोजी गई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि, उसमें वो समाप्त हुई है। उसके भिन्न भिन्न कारण है। बताया जाता है कि नदियाँ सूखी हों, पेड़ कटे हों, जो भी कुछ कानून में जीवन यापन के लिए प्रकृति का उन्होंने भी दोहन किया, और वो सभ्यता शायद नष्ट होगी, ऐसा कुछ लोगों का मत है, क्योंकि उनका कोई परफेक्ट रीजन किसी को नहीं मिल रहा है। और लेकिन उस खुदाई में साथ में ये भी मिल रहा है, एक तो वो लिपि नहीं पढ़ी जा रही आज तक किसी पर भी, 5 से 7,500 साल बताते हैं, और उसी समय के हमारे ये महाभारत और रामायण का भी हम युग बताते हैं कि वो युग वही युग था। लेकिन उस युग में ना तो कोई सेना का प्रमाण मिलता है, ना कोई हिंसक हथियार मिलते हैं, पशु मिलते हैं, कुत्ते मिलते हैं, या एक नगर बसा हुआ है, ना मोनार्की मिलती है, राजशाही भी नहीं है, पब्लिक बसी हुई है। साथ में जो उस व्यवस्था को चलाने वालों का, उनका एक ऊंचे स्थान पर घर जरूर है, लेकिन राजशाही के लक्षण, सेना रक्षा के, इस तरह के लड़ाई झगड़े का वहाँ कोई लक्षण नहीं मिलता है। तात्पर्य लगता है कि उस समय तक कोई मनुष्य को दबाने का और हिंसा के बलबूते पर या ऐसा करके कोई अत्याचार नहीं कर रहा था। वो सभ्यता हुई होगी तो नष्ट ऐसे ही हुई होगी जैसे आज हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और आप ऐसे मान के चलिए कि पूंजीवादी व्यवस्था ने जो, और इसमें भौतिक विज्ञान ने जो हमें कल्पना करके सुख देने का जो प्रयास किया, और उसमें हमें काफ़ी हद तक जीवन को सुगमता भी मिली है। और हर मनुष्य चाहता है कि मैं अन्य से अधिकाधिक ज्ञानवान, सुविधावान और ताकतवर बनूं। इस प्रतिस्पर्धा में हमको पूंजीवाद ने बढ़ावा दिया है। और वजह क्या है कि उसमें ये कहते हैं कि धर्मानुसार या सनातन के अनुसार तो कहा जाता है कि राज्य या प्रकृति, जो भी देश हो या शासक, उसको उस राज्य के संसाधनों, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, कृत्रिम तरीके से उन पे करीब करीब सबका समान अधिकार है। जैसे उसमें कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और भोजन, ये सब उस जिम्मेदार की व्यवस्था का देन है। लेकिन श्रम शक्ति जो हमारा मनुष्य है, भौतिक युग ने जो साधन और सरलता दी है, सुगमता दी है, उसमें प्रकृति का हमने बहुत ज़्यादा दोहन कर दिया है, कर रहे हैं। साथ में सरलता, यंत्र उपकरण जो बनाए जा रहे हैं, उनके प्रोसेसिंग से या तकनीक से जो हमें जीवन में मिल रहा है, लेकिन साथ में हम उसकी वजह से जो नेचुरल प्रकृति के नज़दीक रह गए मनुष्य,
कार्य करता था उसकी सहभागिता कम हो रही है। यानी एक सपोज की तरह कहीं अगर 100 आदमी लग रहे हैं, इस भौतिक युग ने जो तकनीक हमें दी है उससे उत्पादन भी बढ़ा है, लेकिन 90 लोगों को बेरोजगार भी किया है। इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा रोशनलाल जी ने कहा है। और वास्तविकता ये तर्कसंगत है कि इस तरफ हमें ध्यान दें कि जैसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, और उस अधिकार को लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ना किसी शिक्षा की जरूरत है, ना किसी योग्यता की जरूरत है, ना कोई क्षमता की जरूरत है। केवल और केवल उस लोकतांत्रिक देश में उस व्यक्ति को जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे वो बालिक होगा वो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलाने वालों को चुनने का उसको जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आप इस पर विचार करिए, जब हमें ये बिना किसी योग्यता के, क्षमता के, बिना जाति भेद, लिंग भेद के ये अधिकार हमको उन लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलता है, तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि इस भौतिक युग की पूंजीवाद की अधिक चाहने, एक से बढ़कर के आगे बढ़ने में जो तकनीक दी है, इसकी वजह से जो 90% लोग बेरोजगार हुए हैं उनकी तरफ कौन ध्यान देगा? उनमें क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। अगर मान भी लिया जाए तो जैसे जन्म सिद्ध अधिकार हमें वोट का मिलता है, जब हम उनको इस प्रकृति के साधन अधिकाधिक धन संपत्ति सुख आदि के चाहने के लिए जो इसको खोज कर रहे हैं उनको भी, जो उनको उत्पाद कर रहे हैं उनको भी, जो उनको अपना रहे हैं वो भी कभी विचार करते हैं कि आपकी इस अधिकाधिक उत्पादन, धन कमाने के भाव से और अमीर बनने के भाव से, ताकत प्राप्त करने के भाव से कितने लोगों के आप अधिकारों को वंचित करते हैं? क्या इस सुख से, इस धन से जो लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी दूर हुई है क्या देश दुनिया की? शिक्षित हुआ है पूरा समाज? स्वस्थ रहा है क्या पूरा समाज? या उस स्वस्थ और शिक्षित करने के लिए, आवास देने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए क्या कोई ऐसा अथक प्रयास या किसी तरह विचार किया है? तो ऐसा रोशनलाल जी ने इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। और आपको भी ये सोचना चाहिए कि आपके भौतिक संसाधनों के स्वार्थी सोच के कारण बहुत लोगों को इस व्यवस्था ने, पूंजीवादी व्यवस्था ने हमको बेरोजगार करा है, अस्वस्थ किया है, अयोग्य करा है, अशिक्षित रखा है। तो इस सब साक्षात प्रमाण है। तो इस पर इसका मतलब जैसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनने का अधिकार जन्मसिद्ध मिल जाता है, ऐसे जब उसको इस तकनीक ने, इस भौतिक युग ने, इस अधिक चाह ने उन लोगों को बेरोजगार किया है, तो उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो लाभांश जो उत्पाद करके तकनीक के द्वारा प्राप्त कर रहा है, तो उस लाभांश पर किसका अधिकार होना चाहिए? यानी कुल मिला के मूल ये निकलता है, जैसे पूंजीवाद व्यवस्था स्वतंत्रता की बात कहते हैं, योग्यता, क्षमता और अन्य कारणों से आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से कमाइए और सुख भोगिए, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी कुछ होनी चाहिए कि अधिकाधिक प्राप्ति और न्यूनतम प्राप्ति जिसको हमने वंचित किया है मूलभूत सुविधाओं से, शिक्षा से, अन्य चीजों से, इस भौतिक तकनीक से, उनका कौन करेगा? उस तरफ कौन ध्यान देगा? ये मेहरबानी करके थोड़ी छूट दे देना, ये कर देना सरकारें इनसे मिलकर के, व्यवस्थाओं के जो पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, तो ये क्या इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आप अपने घर में ही देखिए कि जो अयोग्य है, कमजोर है, बूढ़े हैं, क्या हम उनको धकेल देते हैं, धक्का दे देते हैं? जब हम उनका भी वो करते हैं, एक पशु, पक्षी, चींटी, उनको कैद करके हम अपने कुत्तों को भी एक अच्छे, जो आपके घर में नौकर नोटी बनाता है, आपके इन यंत्र फैक्ट्रियों को चलाता है, खेती करता है, जो श्रम का काम करता है, क्या उस कुत्ते से भी बदतर स्थिति उसकी हमें रखनी चाहिए? ये विचार करने का विषय है। वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो मैंने ये पूंजीवादी व्यवस्था के इसलिए बताया कि इस पर हमें पुनर्वलोकन करना चाहिए। यानी कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कहती है कि न्याय देना अधिकार है, तो इस न्याय की करने में जो धन कमाते हैं, जो टैक्स लेते हैं, ये सब जो कितना बड़ा भारी तंत्र है, इसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि सब लोगों को मिल जाए? यानी कि न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं, आर्थिक अधिकार सबको जरूरत है, क्योंकि हमने उनको वंचित किया है। और ऐसे जिसको अधिकतम, जो अपनी योग्य क्षमता से अधिकतम कमा रहा है, वो उस तकनीक से कमा रहा है जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, जो श्रम शक्ति को शोषण कर रहा है, उसके शोषण का उसको
हर जाना मिलना चाहिए। तो ये हमारे विचारकों को और आम आदमी को भी सोचना चाहिए। तो मैं इस पर एक, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, कल इस दूसरी वीडियो में ये मैं बोलूँगा कि पूंजीवादी व्यवस्था का विकल्प स्वतः या जरूरत के लिए जो क्यों मार्क्सवाद कैसे उत्पन्न हुआ और उसमें क्या विचारधारा है, कल उस टॉपिक पर बोलूंगा कि नई व्यवस्था क्या है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। बहुत गंभीर विषय है, आगे इस पर ध्यान देना। नमस्कार।